नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ इंडिया पर हम फ्रॉम द इंडस्ट्री करके एक सीरीज़ शुरू करी थी, जिसमें हम अलग-अलग लोगों को बुलाते हैं और वो जो कड़ी है, उसी कड़ी को आज जोड़ते हुए हमारे साथ एक कम्युनिकेशन का इंस्टीट्यूशन जुड़ा है। वैसे तो वो इंडिविजुअल बॉडी है, पर मैं उनको इंस्टीट्यूशन बोलता हूँ, क्योंकि उनको 20-25 साल का लगभग-लगभग एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए। तो उनके लिए एक शेर मुझे याद आता है रात इंदौरी का, वैसे तो खामोश खड़े रहते हैं, पर जो लोग बड़े होते हैं, वो बड़े ही रहते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आज हमसे जुड़े आप। धन्यवाद मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, बहुत खुशी है। मैं अर्चना जी के बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ, वैसे तो काफ़ी बड़ा सीवी बनता है इनका, पर मैं कोशिश करता हूँ कि मोटा-माटी जितना हो सके उनके बारे में बता सकूँ। 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको हाई कमीशन ऑफ कनाडा से जुड़े हुए एज़ ए सीनियर कम्युनिकेशन ऑफिसर। ब्रिटिश कमीशन के साथ भी ये जुड़ चुके हैं। उनकी ब्रिटिश टुडे करके मैगज़ीन की न्यूज़ रूम एडिटर रही हैं। अमेरिकन एम्बेसी के साथ भी जुड़ चुकी हैं। द हिंदू, टीओआई, स्टेट्समैन जैसे बड़े अखबारों के साथ भी काम कर चुकी हैं। एसएमडीटी यूनिवर्सिटी से ये पढ़ी हुई हैं। इन्होंने अपनी एक खुद की किताब भी लिखी है, जिस किताब में इन्होंने साइंस फिक्शन के बारे में बात की है। उस किताब के बारे में हम अपनी लिखने वाली सीरीज़ में कोशिश करेंगे कि इनको बुलाएँ और उसके ऊपर बातचीत हो। तो उस किताब के बारे में बाद में बातचीत करेंगे। आज हम कोशिश करेंगे कि हम कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करें, क्योंकि इस तरीके के इंस्टीट्यूशन अगर आपके चैनल पर आते हैं, तो वो आपकी गरिमा बढ़ा देते हैं। तो अर्चना जी, मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन दरअसल होता क्या है? कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक जानकारी शेयर करने का या लोगों को जानकारी देने का एक आप कह सकते हैं प्रोफेशन है, जिसमें आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एक बहुत जनरल टर्म है और उसको लोग बहुत लूजली इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है। बेसिकली आप एक कहानी बताते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो भी इंस्टीट्यूट है, वो क्या काम कर रहा है, और ये जानकारी आप लोगों को जिस अलग-अलग ज़रियों से देते हैं, उसको कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस कहा जा सकता है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे अलग-अलग तरीके आते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या है? क्या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, या किसी हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं, या आप किसी सरकारी उसमें काम करते हैं, किसी सरकार को आप रिप्रेजेंट करते हैं, या आप किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके हिसाब से आपका ये जानकारी आदान प्रदान करने का तरीका भी अलग अलग होता है। लेकिन ब्रॉड तौर पे एक मोटा मोटे आप देखे जाए तो आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं, उसकी जो कहानी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, उसकी जानकारी आप जो लोगों को देते हैं, उसको हम कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस कहते हैं। मैम, मैं एक चीज़ बेहद ज़रूरी चीज़ आपके बारे में बताना भूल गया कि आपका यूट्यूब चैनल भी है और यूट्यूब चैनल पर आप मराठी में आप एक मराठी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए किस्म से यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिसमें आप भाषा के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो क्योंकि आपकी हिंदी, आपकी मराठी और आपकी अंग्रेज़ी तीनों ही भाषा में निपुण हैं आप। हम जो कि 2 से ज़्यादा भाषा जानते हैं, उनको बहुभाषी बोला जाता है और आप बहुभाषी हैं। तो आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जैसा कि नाम भी है कम्युनिकेशन, भाषा कितनी ज़रूरी है? तो क्या और अंग्रेज़ी भाषा बहुत ज़रूरी है आज के दौर में? देखिए, भाषा तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाषा हमारा साधन है जिसके ज़रिए, जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी कहानी बता रहे हैं। तो जितनी आपको भाषा पे कमांड होगी, उतना अच्छी तरह से आप अपना काम कर पाएंगे, क्योंकि इसमें और कोई आपके पास साधन, हाँ स्किल्स होते हैं, जैसे आप डिजिटल मीडिया को हैंडल करना सीखते हैं या आपके कंप्यूटर स्किल्स है, लेकिन सबसे बड़ा साधन आपका कहानी आपकी बताने के लिए क्या है, वो भाषा ही है। तो भाषा पे आपका प्रभुत्व होना, भाषा पे कमांड होना आपको बहुत ज़रूरी है, और ये अहम चीज़ है अगर आप कम्युनिकेशंस में आना चाहते हैं तो। और जितनी ज़्यादा भाषाएं आप जानेंगे, उतना आपको आपकी हर भाषा का आपका ज्ञान, आपकी जो सरलता है भाषा को इस्तेमाल करने की, वो बढ़ती जाएगी। और आजकल का तो ज़माना ऐसा है कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि कहते थे कि भाई ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस या मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से उनको आप अपनी स्टोरी बता दीजिए तो पहुंच जाएगी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशंस में इंडिविजुअलाइजेशन बहुत आ रहा है।
तो आप उस हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहते हैं उसकी भाषा में, उसको जिस तरह से समझ आए उस तरीके से आप उसको समझाना चाहते हैं। और इसके लिए आपको जितनी भाषाएं आए उतना अच्छा है। आपके ऑर्गेनाइजेशन को अगर 2-3 लोग रखने पड़े मान लीजिए, तो उसको आप एक ही आदमी पूरा कर सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से आने वाले समय में ये बहुत महत्व रखेगा कि आप अपनी कहानी, अपनी जानकारी आप दूसरों को जो देना चाहते हैं, वो उनको जिस तरह से समझ आए, उनको जिस तरह से पसंद हो और जो भाषा वो समझते हैं, उसमें आप उसको दे सके तो और बेहतर हो। मैम, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन समय के साथ बड़ा इवॉल्व हुआ है, क्योंकि आप इतने सालों से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको क्या लगता है आज से 5 साल पहले कैसा था, 10 साल पहले कैसा था और अब कैसा है? बहुत बदलाव आया है पिछले मेरे ख्याल से 25 सालों में। इस हर हर लाइफ के हर चीज में बदलाव आ रहा है, लेकिन कम्युनिकेशंस में जो बदलाव आया है उसकी रफ्तार इतनी तेज है। तो 20-25 साल पहले ये होता था कि भाई आपने हफ्ते में एक प्रेस रिलीज बना दी और उसको एक प्रिंट आउट लिया जाता था। मतलब वो जमाना भी हमने देखा है कि जब आपकी इंस्टीट्यूशन का ड्राइवर गाड़ी लेके सारे एक 5-6 मेन मेन न्यूज़पेपर्स या मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होते थे उनके ऑफिसों में जाता था। वहां पे उस सेक्टर में लिखने वाले जो लोग हैं उनके पास जाके उनको वो पकड़ा देता था हार्ड कॉपी आपकी प्रेस रिलीज की। और आपने एक हफ्ते में एक कर दिया और वो बहुत माना जाता था कि बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद फिर धीरे धीरे फोन आए, लोग फोन पे बातें करने लगे, फैक्स आए। तो मुझे याद है एक हमारे यहाँ सिस्टम होता था कि जैसे ही आपने एक प्रेस रिलीज इश्यू किया, एक इस तरह का सिस्टम बना दिया था कि आप मेल पे जैसे इश्यू करते उसी वक्त वो फैक्स के जरिए भी उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुंच जाता था। जैसे मैंने अगर अपने यहाँ से एक प्रेस रिलीज इश्यू किया तो वो टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर जिस जिस जो मेरा कॉन्टैक्ट है उसके पास भी जाएगा, हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर के पास भी जाएगा। तो वो फैक्स का जमाना था। उसके बाद तो फिर वो सब आउटडेटेड हो गया, फिर ईमेल्स आ गए और हर कोई अब अभी भी ईमेल्स हम यूज करते हैं। लेकिन अलग अलग नए नई चीजें अभी आ रही है, जैसे व्हाट्सएप हो गया। तो ये जो जरिया है, जो मीडियम है दूसरे तक हमारे जानकारी पहुंचाने का, उसमें बहुत बदलाव आ रहा है। और दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि पहले जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होते थे, जो एस्टैब्लिश्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, जिनकी न्यूज़पेपर्स है, जिनके टीवी चैनल्स है, जिनके वेबसाइट्स है, वहां से लोगों को जानकारी मिलती थी और उन तक पहुंचना ही हमारा एक मुख्य उद्देश्य होता था। लेकिन अब ये दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये हो गई है कि अब आप डायरेक्टली लोगों के साथ संपर्क में आ गए हैं और इसका कारण है सोशल मीडिया। तो आपका हर ऑर्गेनाइजेशन का अब सोशल मीडिया पे प्रेजेंस होना ज़रूरी हो गया है। और उस सोशल मीडिया के ज़रिए आप डायरेक्टली अपने फॉलोअर्स से, जो आपके काम में रुचि रखते हैं या जिनको आपसे जानकारी की ज़रूरत है, वो आपको फॉलो करते हैं और आप डायरेक्टली उनसे आप जो जानकारी है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये एडिशन हो गया है। मतलब ये नहीं कि पुरानी तरीके खत्म हो गए। मीडिया तो अभी भी बहुत महत्वपूर्ण है, मीडिया के साथ हम अभी भी जानकारी शेयर करते हैं। वो हमारे प्राइम जैसे क्लाइंट्स होते हैं जानकारी देने के लिए। लेकिन उसके साथ साथ आम आदमी भी अब हमारा एक वो हो गया है, क्लाइंट के लिए या कंज्यूमर है जिसको हमारी जानकारी डायरेक्टली पहुंच रही है। मैम, डिजिटल मीडिया टाइम के साथ बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन सेक्टर में डिजिटल मीडिया वैसे तो अहम रोल निभाता है, पर आपको क्या लगता है कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में या पीआर एजेंसीज के लिए डिजिटल मीडिया क्या रोल प्ले करने वाला है? एकदम बहुत बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया इट्स हियर टू स्टे, इट्स नॉट गोइंग अवे। और हर किसी के पास अब उसके हाथ में डिवाइसेस है जिससे कि वो एक्सेस कर सकता है। तो वो अब ज़माना गया कि भाई दिन में एक बार न्यूज़पेपर आएगा और उसमें से आपको जानकारी मिलेगी। अब डिजिटल मीडिया के कारण आपको हर सेकंड आपको नई नई जानकारी मिल रही है। और उसी के कारण जो है पुरानी जानकारी आउटडेटेड होती है या आपको उसमें हर बार रिफ्रेश करना पड़ता है, नई जानकारी आपको देनी है। इसलिए डिजिटल मीडिया तो बहुत ही अहम है। अगर आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप अपने संपर्क में नहीं रह रहे हैं आपके जो क्लाइंट्स हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया का एडवांटेज ये है कि ये आपको बहुत सारे आयाम देता है, आपको बहुत सारे
चैनल्स देता है और आपको बहुत सारा फ्रीडम देता है कि आप अपनी जानकारी किस तरह से दे सकते हैं। तो अब खाली आपको लिख के देने की ज़रूरत नहीं है, आप एक फ़ोटो डाल दीजिए, आप वीडियो शेयर कर लीजिए, आपके पास बहुत सारे मीन्स हैं, आप ग्राफ़िक्स डाल दीजिए, तो उसमें आप बहुत सारी अपनी बात बहुत तरीकों से आप पहुँचा सकते हैं। और उसके लिए आपका मतलब आपकी जो कल्पना शक्ति है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितने अच्छे तरीके से आप यूज़ करना चाह रहे हैं। और अब पहले फ़ेसबुक स्टार्ट हुआ था, तो वो सोशल मीडिया एक ही होता था, लेकिन अब बहुत सारे हैं, आप ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल्स है, मतलब हर साल कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है और उसके लिए मतलब द स्काई इज़ द लिमिट। आप हर मीडियम को आप किस तरह से यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत अच्छा लगता है कि कई सारे इंडिविजुअल्स हैं या कई सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, वो कितना दिमाग लड़ाते हैं अपना कि अपनी क्रिएटिविटी दिखाने के लिए। और उसमें आप ये होता है कि वो पर्सनलाइज़ कर सकते हैं आप। पहले इम्पर्सनल होता था, आपने एक प्रेस रिलीज़ भेज दी या आपने एक कोई बैकग्राउंडर भेज दिया, तो उसमें आप सिर्फ लिख के और हर कोई उसी तरह से अपना जानकारी देता था। तो उसमें आपको पर्सनलाइज़ेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या एक फ़ोटोग्राफ भेज देंगे। लेकिन इसमें आप कितना पर्सनलाइज़ कर सकते हैं। आप अपने चैनल को पर्सनलाइज़ कर सकते हैं, उसमें आपका लोगो लगा सकते हैं, उसमें आपकी जो पहचान है या आप जो वैल्यूज़ के लिए आप स्टैंड करते हैं या जो वैल्यूज़ आप प्रोपेगेट करना चाहते हैं, उसके बारे में आप अपने वेबसाइट पे लिख सकते हैं, अपने चैनल पे लिख सकते हैं, आपका अपना ट्विटर अकाउंट है, आपका अपना फेसबुक है, उस पे आप डाल सकते हैं कि आप वो देखते ही मतलब इंसान को आपके बारे में आधी जानकारी मिल जाएगी कि अगर आप बुक्स में इंटरेस्टेड है, अगर आप फ़िल्म्स में इंटरेस्टेड है, तो पता चल जाएगा कि हाँ ये बंदा क्या है। आपसे बात करने से पहले ही आपके बारे में जो जानना चाहता है, वो एक गूगल सर्च करके आपके बारे में सब कुछ पता कर सकता है। लेकिन ये एक अपॉर्च्युनिटी भी है आपके लिए कि आप उसको यूटिलाइज़ करिए। ये एक नया आयाम जो खुल गया है, उसको आप कितने इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, तो ये एक नई-नई चीज़ें कम्युनिकेशंस में आजकल जुड़ रही है। तो ये बहुत बहुत ही बड़ी हमने एक सफ़र तय किया है पिछले 20-25 सालों में। मैम कोरोना टाइम पे आप कैसे अपना कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को ज़िंदा रखे हो? क्योंकि अब आप जा नहीं सकते हो। अ, आप सिर्फ़ फ़ोन पे बात कर सकते हो। एक फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की हमेशा इम्पोर्टेंस रही है। वो जो भी बिल्कुल। पीआर का बंदा हो या कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का बंदा हो, जब वो जाकर जर्नलिस्ट से मिलता है फ़ेस टू फ़ेस, उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो अभी आप कैसे काम कर रहे हैं? अ, बहुत कुछ बदलना पड़ा है और हम अभी भी सीख ही रहे हैं। सारी दुनिया के लिए मेरे ख़्याल से ये पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था, तो अलग-अलग एक्सपेरिमेंटेशंस हो रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमने ये किया कि सब कुछ चीज़ें वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पे हमने शिफ्ट कर दी। तो जो भी हमारे रिसेप्शंस होते थे या वन ऑन वन मीटिंग्स होती थी या हमारे इवेंट्स होते थे जिसमें हम मीडिया को बुलाते थे, तो वो सारे ही बंद हो गए हैं। मतलब एकदम ही मतलब जैसे ही लॉकडाउन हुआ था उससे पहले से ही हमने बंद कर दिया था। और शुरू में तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे किया जाए और सब कोई अपने-अपने घरों में अलग-अलग अकेले बंद होके काम कर रहा था। लेकिन धीरे-धीरे समझ आया कि ये जल्दी खत्म होने वाला नहीं है और हमें इस नई रियलिटी के साथ रहना है, तो उसके लिए नए तौर तरीके तो हमें ढूँढ के निकालने ही हैं। तो हमने सब कुछ अब वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पे शिफ्ट कर दिया है। हमारे जैसे बहुत सारे इवेंट्स होते थे, वो अब हमने उनको वेबिनार की तरह बना दिया है या हम ट्विटर चैट्स करते हैं, हम फेसबुक लाइव करते हैं। तो उससे लोगों के साथ संपर्क में रहते हैं और जहाँ तक कि मीडिया से संपर्क करने की बात है, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम उनसे लगातार बातचीत करते रहें। हम उनको उनके साथ उनको इंसिस्ट करते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे सोशल मीडिया चैनल्स फ़ॉलो करें। इनफैक्ट दोनों तरफ से ये अब हो रहा है कि मीडिया भी हमें ज़्यादा सोशल मीडिया पे फ़ॉलो करने लगे क्योंकि उनको पता है कि अब यही एक तरीका है आपस में जानकारी रखने का। फ़ोन कॉल्स तो लगातार करते रहते हैं हम क्योंकि अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ लगातार वो रिश्ता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अब कोविड हो गया है तो शायद इनका ऑफ़िस ही बंद हो गया है, अब ये कुछ कर नहीं रहे हैं। तो उनको ये बताते रहना ज़रूरी है कि और जैसे हमारे एक कैलेंडर होता है साल का, तो उनको सबको पता होता है कि हाँ, अक्टूबर में ये लोग ये करते हैं, नवंबर में ये करते हैं, दिसंबर में ये करते हैं।
तो इससे पहले कि वो पूछे हम उनको बताते हैं कि हाँ, हर साल हम अक्टूबर में ये करते थे, लेकिन इस बार क्योंकि हम फिजिकल इवेंट नहीं कर रहे हैं, तो हम वर्चुअली इसको इस तरीके से कर रहे हैं, तो आप इसमें शामिल हो जाइए। और जहाँ तक की कोशिश हमारी यही रहती है कि नए नए जो प्लेटफॉर्म्स है, जूम है या वेबएक्स है, इनको सीखें। और इसमें भी अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शुरू में तो हम भी मतलब लर्निंग मोड में थे, तो उसको यूज़ करना सीख रहे थे। अब हम इसमें ये कोशिश कर रहे हैं कि उसमें हमारी आइडेंटिटी बने, उसमें जैसे वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स है और हमारे लोगोज है, तो एक जो फील उनको हमारे इवेंट्स में आके लगता था कि हाँ, हम एक कनाडा का इवेंट अटेंड कर रहे हैं या एम्बेसी में जा रहे हैं, वही लुक एंड फील, वही एक्सपीरियंस हम उनको वर्चुअली देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो हमारे वेबिनार्स में आए, उनको लगे कि हाँ, ये एक कॉर्पोरेट इवेंट है, ये एक बहुत ही हाई एंड, बहुत प्रोफेशनली मैनेज्ड इवेंट है। इसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि बहुत पहले से तैयारी करके हम उसको करें, ताकि एक फ्लॉलेस एक्सपीरियंस, एक स्मूथ एक्सपीरियंस। और क्योंकि हर कोई आजकल वेबिनार कर रहा है, तो उनको लगे कि हाँ, इससे हमें कुछ अच्छा मिला। और ये लर्निंग कर्व है, आगे आगे हम उसमें और करते जाएंगे तो पता चलता जाएगा कि इसमें और क्या क्या हम कर सकते हैं। मैम, क्योंकि आप एक एम्बेसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका मीडिया को हैंडल करने का ढंग मेरे हिसाब से बिल्कुल अलग होगा एज कंपेयर टू अदर पीआर एजेंसी। तो कितना कैसे किस तरीके से आप काम करते हैं, अगर थोड़ा सा हमें बताएं तो। एक एम्बेसी में काम कैसे होता है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में? क्योंकि जो हमारे जो युवा लोग देख रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमको देखते हैं, तो उनके लिए बड़ा जरूरी है जानना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको याद रखना पड़ता है कि आप एक किसी दूसरे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही फाइन बैलेंस आपको रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग मेरे जैसे लोग हैं तो उनको लोकली एंगेज स्टाफ कहते हैं। तो मैं तो भारतीय ही हूँ और भारतीय ही रहूँगी, लेकिन जब मैं किसी और कंट्री को रिप्रेजेंट करती हूँ, अगर मैं ब्रिटिश हाई कमीशन के लिए काम कर रही हूँ या यूएस एम्बेसी के लिए काम कर रही हूँ या कैनेडियन हाई कमीशन के लिए काम कर रही हूँ, तो मेरा जो वर्क आइडेंटिटी है, जब मैं काम की बात कर रही हूँ, तो मैं उस देश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो वहाँ पे जो अपनी आइडेंटिटी है, उसको थोड़ा सा पीछे रख के आपको वही चीज़ बतानी है जो आप कैनेडियन सरकार या दूसरे देश की गवर्नमेंट आप बता रही है। तो वो बैलेंस आपको हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये एक बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव पोजीशन होता है। तो उसमें आप जो कहते हैं, आप जो बोलते हैं, वो बहुत ही सेट होता है। उसमें एक इधर का वर्ड उधर आप नहीं कर सकते, क्योंकि उससे मतलब बदल जाएगा और कुछ और ही मैसेज चला जाएगा। तो वो बहुत सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत होती है। और उसका उसका हम किस तरह से करते हैं, तो उसमें एक हायरार्की होती है अप्रूवल्स की, क्योंकि जो एक तय होता है, पॉलिसीज हो या मेजरली जो किसी भी देश की पॉलिसीज होती है, वो तो उनकी सरकार वहाँ पे बैठ के तय करती है, उनकी पार्लियामेंट होती है, उनकी गवर्नमेंट होती है, और वहाँ से परकोलेट होके वो फॉरेन मिनिस्ट्री से फिर हाई कमीशन से हम तक पहुँचता है। तो अगर मुझे किसी मीडिया को कोई जानकारी देनी है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैं कम्युनिकेशंस पर्सन हूँ, तो वो ड्राफ्टिंग जो है वो मैं ही करूँगी, लेकिन उसके जो अप्रूवल्स होते हैं, मैं अपने मैनेजर से अप्रूवल कराऊंगी, वो अपने और ऊपर के मैनेजर से अप्रूवल कराएगा, वो और जाके हाई कमिश्नर से अप्रूवल कराएगा। तो ये लंबा प्रोसेस होते हैं और उसके लिए आपको पूरा प्रिपेयर रहना पड़ता है। तो इसीलिए टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कई बार आपको एकदम इमीडिएटली रिस्पॉन्सेस देने पड़ते हैं, कई बार आपको मीडिया आपके पीछे पड़ी होती है कि आप इसमें आप रिएक्शन दो। तो उसमें आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको बहुत ही कूल दिमाग से काम करने की ज़रूरत होती है। और सेट प्रोसेसेस, चेक्स एंड बैलेंस आपको बहुत रखने पड़ते हैं, क्योंकि आप देखिए, आप बहुत ही किसी सरकार को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो वो बहुत ऊंची पोजीशन है, तो आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। उसी तरह से उसका स्टैंडर्ड होता है, क्वालिटी कंट्रोल होता है, तो आप उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं जा सकता। आपको इंश्योर करना है कि आपका लोगो बिल्कुल सही गया है,
और जो कम्युनिकेशन आप दे रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं, उसको आप 10 बार चेक करेंगे कि आपने सही जानकारी दी है, फिगर्स बिल्कुल सही दिए हैं, कोटेशंस बिल्कुल सही दिए हैं, और उसके बाद वो सारे वो अप्रूवल प्रोसेस से होने के बाद आप उनको सही लोगों तक उसको पहुंचा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मान लीजिए अगर आप कोई एजुकेशन के बारे में जानकारी दे, तो आपको इंश्योर करना है कि एजुकेशन रिपोर्टर्स तक पहुंच रहा है। और जब आप किसी सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही सेक्टर से आपका काम सीमित है, आपको बहुत सारे सेक्टर्स की जानकारी रखनी पड़ती है। क्योंकि दो देशों के बीच के पॉलिटिकल डीलिंग्स से लेकर आपका एजुकेशन हुआ, आपका ट्रेड हुआ, ट्रेड एक आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दो देशों के बीच के संबंधों के बारे में। तो आपको ट्रेड मीडिया के साथ भी आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। फिर वीसा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इमिग्रेशन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, उसमें सवाल भी बहुत ज़्यादा आते हैं मीडिया से भी और लोगों से भी। तो वो जो लोग कवर करते हैं उनके साथ भी आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। उसके बाद कल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, दो देशों के बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे मीडिया होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं आपके देश के या जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं उनके कल्चरल इवेंट्स के बारे में जानने के लिए। आपकी एम्बेसी, आपका जो हाई कमीशन है, वो भी बहुत सारे कल्चरल इवेंट्स करते हैं, तो आपको उस मीडिया के साथ भी रिश्ता बना के रखना होता है। और एक एडवोकेसी होता है, मतलब जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस, अगर आप किसी बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो आप किसी प्रोडक्ट को सेल करेंगे या सर्विसेज को सेल करेंगे। लेकिन जब आप किसी देश को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक एडवोकेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे अब मान लीजिए एग्जांपल देना है, अगर एक कनाडा है और मान लीजिए कनाडा, अगर कैनेडियन वैल्यू ये है कि जेंडर इक्वालिटी, वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो है जेंडर इक्वालिटी हो, स्त्री पुरुष में समानता हो, और भारत भी यही चाहता है, तो वो दोनों इस बात पे अगर एग्री करते हैं तो दोनों मिलके काम करते हैं। कनाडा और इंडिया भारत में काम करेंगे कि जेंडर इक्वालिटी के लिए, उसी तरह से इंडिया कनाडा में भी काम करेंगे। तो ये जो वैल्यूज होते हैं उसको एडवोकेसी कहते हैं। तो आम जनता में आम जनता भी इस चीज को फॉलो करे, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करे, जिस देश का जो भी वैल्यू सिस्टम हो उसको उनके होस्ट देश में उसको बढ़ावा देने के लिए जो काम किया जाता है उसको एडवोकेसी करते हैं कहते हैं। तो आप एज अ कम्युनिकेशंस ऑफिसर, एज अ कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस पर्सन, आपको वो एडवोकेसी में भी बहुत योगदान देना पड़ता है। और उसके लिए फिर आपको स्पीच राइटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई एम्बेसी है या हाई कमीशन है, वो एडवोकेसी के लिए इवेंट्स करते हैं। जैसे हम लोग जेंडर इक्वालिटी पे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, कभी डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड पे कोई इवेंट कर लेते हैं, या इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कोई इवेंट कर लेते हैं। तो उसमें मान लीजिए अगर आपके हाई कमिश्नर जाते हैं या कोई सीनियर ऑफिसर जाते हैं, तो उनको आपको टॉकिंग पॉइंट्स देने होते हैं। और उस एडवोकेसी के लिए जितने भी कम्युनिकेशंस प्रोडक्ट्स हो वो आपको बनाने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत वाइड काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम होता है। आपको न्यूज़ देने से लेकर कम्युनिकेशन प्रोडक्ट्स बनाना, सोशल मीडिया पे पोस्ट तैयार करना, ट्रांसलेशंस करना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, और उतना ही आपको डाइवर्स मीडिया के साथ आपको रिलेशंस बना के रखने पड़ते हैं। ठीक है मैम, वह बेहद जरूरी सवाल जो कि आपसे पूछना बेहद जरूरी है आज के समय में, क्योंकि जैसा मीडिया अभी चल रहा है, क्योंकि आप टीवाई, स्टेट्समैन, द हिंदू जैसे बड़े अखबारों में काम कर चुके हैं, और आप एक कम्युनिकेशन का ऑफिसर होने के साथ साथ कम्युनिकेशन स्टूडेंट भी। तो आपको क्या लगता है कि आज से आपके जब आप काम करती थी वो वाला मीडिया, और जो अब काम कर रहा है ये वाला मीडिया, इसमें कितना अंतर आपको लग रहा है? देखिए, अंतर तो आता ही है, और ये तो समय के साथ साथ हर लाइफ के हर क्षेत्र में अंतर आता है, और ये अच्छा भी है, क्योंकि समय के साथ साथ सबको बदलना ज़रूरी है। लेकिन उसी के साथ हमें ये भी देखना है कि अगर कुछ जैसे चीज़ें पहले अगर हम बेहतरीन करते थे, कुछ वैल्यूज़ हम मानते थे, तो उसको भी हमें बनाए रखना है। अब हुआ क्या है कि शुरू में जब हम लोग जर्नलिज्म में आए थे, तो मेरा करियर स्टेट्समैन से शुरू हुआ है। तो बहुत जज्बाती हुआ करते थे मीडिया हाउसेस। एक जर्नलिज्म को एज अ सर्विस देखा जाता था, एज अ कमोडिटी, एज अ प्रोडक्ट नहीं देखा जाता था।
जो न्यूज़ जनरेट होता था वो प्रोडक्ट नहीं था उनके लिए, वो एज अ काइंड ऑफ सर्विस टू द कम्युनिटी होता था। और इसीलिए इंटेग्रिटी ऑफ जर्नलिस्ट और जो एक ट्रुथ के ऊपर इंसिस्टेंस है, उसके ऊपर बहुत ही भार दिया जाता था। मतलब हमें ये बताया जाता था कि आप एज ए जर्नलिस्ट एक बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन होल्ड करते हो, क्योंकि आपको लोगों को जानकारी देनी है और वो सही जानकारी देनी है। और आपको इसके लिए जल्दबाजी नहीं करनी, जब तक आप किसी भी चीज़ के दोनों साइड्स नहीं देखते। एक आपका कंप्लीट न्यूज़ होना चाहिए। और अगर मान लीजिए रिपोर्टर ने पूरा कंप्लीट नहीं दिया है, तो एज अ एडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप देखिए उसको। और जो आपके जो रीडर्स थे उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होता था कि आपके रीडर्स बहुत जानकारी रखने वाले हैं, तो आप उनको कुछ भी देके आप उनको रफा दफा नहीं कर सकते। आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको सही जानकारी और अच्छे तरीके से दें। तो ये वैल्यूज जो है मुझे पता नहीं, आजकल ऑब्वियसली जो पुराने लोग हैं उसको वो करते ही हैं, लेकिन जो एक नया प्रेशर आ गया है, क्योंकि बहुत सारा मीडिया हो गया है अब, बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं। और उसमें होता क्या है, कंपटीशन आ जाता है कि अगर यहाँ पे स्टोरी ब्रेक हो रही है तो मुझे भी तुरंत ब्रेक करनी है। और जो आजकल फील्ड में काम कर रहे हैं उनके ऊपर के प्रेशर्स को भी हम समझ सकते हैं कि उनको सोशल मीडिया पे तुरंत स्टोरी डालनी है, उनको हर मिनट उसमें क्या नया डेवलपमेंट हो रहा है वो देखना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक स्टोरी लेके आए और ऑफिस में बैठ के आपने एक फाइल कर दी और आपका काम हो गया। ऐसा आजकल होता नहीं। जो रिपोर्टर्स हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, वो मेरे ख्याल से 24/7 काम करते हैं। उनको हर वक्त उसमें क्या क्या नया नया डेवलपमेंट हो रहा है वो बताना है। और प्लस ये भी है कि उनकी स्टोरी दुनिया में कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ठीक है आपने दिल्ली वालों को सिर्फ बता दिया क्योंकि उनको बाहर की जानकारी नहीं थी। ऐसा भी नहीं है, लोगों के पास अब जानकारी उनके हाथ में फोन पे है। एक सेकंड के अंदर यूएस में क्या हो रहा है, इलेक्शंस में क्या हो रहा है, आपको पता चल रहा है। तो आपको उसमें वैल्यू एडिशन करना जरूरी है, नहीं तो आपकी स्टोरी कौन पढ़ेगा। उनके पास, लोगों के पास चॉइस बहुत है, सब जगह से इंफॉर्मेशन आ रहा है। लेकिन इस सारी चीज में होता कभी क्या है कि लोग हड़बड़ी में, जल्दबाजी में स्टोरी ब्रेक करने के उसमें शायद दोनों उसमें वे नहीं करते कि दूसरी साइड ऑफ स्टोरी क्या है। तो ये समय के साथ साथ हो रहा है, लेकिन मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि आगे चल के जैसे शुरू में लोग आते हैं तो शायद उस टेम्पटेशन में आ जाता है कि मेरी स्टोरी पहले ब्रेक हो। लेकिन धीरे धीरे इस फील्ड में जैसे जैसे वो काम करते हैं उनको पता चल जाता है कि अच्छी स्टोरीज की ज़्यादा मांग है। ये इसके बजाय कि आप जल्दी उसको ब्रेक करें, आप कितनी अच्छी स्टोरी लोगों को दे रहे हैं उसका ज़्यादा मायने रखता है। तो लोग आके इसमें कर रहे हैं। और जैसे जैसे डिजिटल, आपने भी कहा कि डिजिटल मीडिया का बहुत वो है, तो लोगों को डाइवर्सिफाई भी करना पड़ेगा और ये लोग कर रहे हैं। तो एक रिपोर्टर जो पहले सिर्फ लिखता था और एक फोटोग्राफर होता था वो जाके सिर्फ फोटो या वीडियो लेता था, अब सब कुछ कंबाइंड हो रहा है, तो लोगों के पास ज्यादा स्किल्स है। और मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा इस स्किल्स में इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम शुरू में ही, कि आप एक तो आप अपने लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक आर्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगर अच्छी तरह से आप इंग्लिश आती है या अच्छी तरह से हिंदी आती है तो आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं। आपको उस लैंग्वेज को एज अ आर्ट यूज करना चाहिए, बिकॉज आपको आज शायद एक कोई अर्थक्वेक की स्टोरी फाइल करनी पड़ेगी, लेकिन कल को कोई पॉलिटिकल इवेंट आपको कवर करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आपको अपनी लैंग्वेज मोल्ड करना आना चाहिए। और आपको कभी न्यूज़पेपर के लिए लिखना पड़ेगा, कभी वेबसाइट के लिए लिखना पड़ेगा, कभी माइक्रो ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी। तो मीडिया के अनुसार भी आपको अपनी लैंग्वेज मोल्ड करनी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए, आपको वीडियोग्राफी आनी चाहिए। तो ये सारे स्किल सेट्स आप लोगों को ज़रूरी है कि उनको वो आने चाहिए और उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे बदलाव आते जा रहे हैं और ये यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। अगले 10 सालों में क्या मीडिया होगा और उस वो स्टोरी बताने के मीडियम्स क्या होंगे, टेक्नोलॉजी कितना डेवलप होगा, हमें पता नहीं है। तो वो जो जो चेंज आ रहे उसको आत्मसात करने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए और उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करने के लिए हर किसी को तैयार रहना चाहिए। और मैं देखती हूँ यंग जर्नलिस्ट काफी आजकल नए आ रहे हैं जो ये तुरंत सीख रहे हैं और उसमें अपना योगदान भी दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात है।
ठीक है अर्चना जी, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया। आपने बताया कि कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कितना ज़रूरी है और डिजिटल मीडिया उसको कितना बदल रहा है। आपने जो सबसे ज़रूरी सवाल है आज के समय पर, जो कि देश का चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके बारे में भी हमें बताया। हमें पता चला कि आप काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हैं और आपको उम्मीद है कि आने वाली नस्ल अच्छा काम करेगी और हमारे देश का जर्नलिज़्म वैसा ही होगा जैसा कि आज से 20-25 साल पहले था। बहुत-बहुत धन्यवाद अर्चना जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।